हेलो डियर लर्नर्स। अब हम लोग एक नई ट्रिक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग नए नए ट्रिक्स नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑफ कोर्स जैसा कि हमने देखा था नीट 2025 काफ़ी चैलेंजिंग पेपर लगा था बच्चों को। तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ लॉन्च करें जिसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करें, है ना। रेफरेंस के लिए आप अपने पास एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक भी रख सकते हैं और डेफिनेटली वो एक बहुत इफ़ेक्टिव बुक है अगर आप उसको ढंग से अटेम्प्ट करते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं तो उससे आपका एक बहुत अच्छा लेवल निकल के आएगा। और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड के ही कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो का जो हेडिंग है, इस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है जल्दी से जल्दी सवालों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे जल्दी से जल्दी सवालों को देखते ही कैसे अटैक करना है, वो चीज़ हमें सीखना है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को देखते ही हमें उसका आंसर कैसे निकालना है वो चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट। हम इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है। ऑफ कोर्स मैं अपने जो डिटेल्ड लेक्चर होते हैं जिसमें हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसमें मैं डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहे हैं, आखिर ये सारे फॉर्मूला आ कहाँ से रहे, राइट। इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। बट डेफिनेटली इस वीडियो का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो ये है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को ये सिखाएं कि सवालों को देखते ही आपको अप्रोच कैसे लेना है, राइट। तो उसमें से कुछ जो अच्छे कॉन्सेप्ट माने जाते हैं जिनमें बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर नीट 2025 जैसा लेंदी पेपर आया तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस पैटर्न के जो सवाल हैं, उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पूरी की पूरी अपने एफर्ट को देंगे, राइट। तो अपन अभी एक बार सवाल देख लेते क्या है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है बच्चों कि इफ अ बुलेट लूजेज 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्लैंक देन मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप बुलेट। आपको ऐसा सवाल नीट पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा, जेईई मेन पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा और इनफैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड में भी कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिलेंगे, राइट। तो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि सवाल में ये कहा जा रहा है, इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये आपका एक प्लैंक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कई सारे प्लैंक अगर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक अगर हम लोग अरेंज कर दें और यहाँ से एक बुलेट फायर करें, अगर हम यहाँ से एक बुलेट फायर करें, राइट, अगर हम यहाँ से एक बुलेट फायर करें तो ये बुलेट इन सारे प्लैंक्स को पेनिट्रेट करते हुए पार हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इतने सफिशियंट प्लैंक्स को अरेंज कर दें कि इसकी स्पीड घटते 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 जीरो हो जाए, तो कोई एक ऐसा प्लैंक होगा जहां पे बुलेट जाके फंस के रह जाएगी और बुलेट उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे ही आप बुलेट को फायर करते हो, बेटा मैं कॉन्सेप्ट भी इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला लगाएं तो वहां से भी आपका आंसर आ जाए, राइट। लेकिन हम सवालों को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, अप्रोच को, सॉल्यूशन को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे ताकि हमें देखते ही इन सवालों को तुरंत आंसर निकालने की कला आ सके, राइट। तो हम उस आर्ट को सीखेंगे। खैर, कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, प्लैंक है मान लीजिए और ये हमारा बुलेट है। तो जैसे ही बुलेट प्लैंक में एंटर करेगा तो क्या एक्ट करने लगेगा बेटा, बुलेट का सरफेस और प्लैंक के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। और चूंकि बुलेट प्लैंक के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यस यस और नो। और काइनेटिक फ्रिक्शन होने की वजह से ये वेलोसिटी को अपोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिधर बुलेट का मोशन होगा, है ना, इनके रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन ऐसे भी अपोज करता है, तो एक जनरल बात है ना। तो बुलेट को अगर आगे की तरफ जाना है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बेटा, पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लैंक पार करते करते इसकी कुछ स्पीड घट गई होगी, फिर ये कुछ बचे हुए स्पीड से दूसरे प्लैंक में एंटर करेगा, फिर फ्रिक्शन की वजह से और स्पीड घट गई होगी, फिर बचे हुए स्पीड के साथ ही तीसरे प्लैंक में एंटर करेगा, फिर और कुछ स्पीड घट गई होगी। इस तरीके से स्पीड घटते 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 एक दिन ऐसा आएगा, एक प्लैंक ऐसा आएगा जिस प्लैंक में एंटर करने के बाद ये बुलेट उसको पार ही नहीं कर पाएगी, उसकी स्पीड घटते 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 उस प्लैंक तक जीरो हो चुकी होगी, राइट। तो अब हम इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, तो इसका सीधा सीधा टेक्निक याद रखिएगा कि n²/2n-1 आपको लगाना है, दैट्स इट, ओके। जहां n क्या है बेटा, नंबर ऑफ 1/nth स्पीड हो रही है ना, तो आपको n यहां से पुट करना है, राइट। और ये आपको नंबर ऑफ प्लैंक दे देगा, राइट। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि एक प्लैंक को पार करते करते
स्पीड बुलेट की आधी हो गई तो n का वैल्यू 2 है ना। ध्यान से समझिएगा, आधी होने का मतलब क्या है, 1/2। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा, है ना। तो n की वैल्यू 1/2 मत समझ लेना, n की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। आप अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें तो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़े। इफ अ बुलेट लूजेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसमें n ऊपर नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई बुलेट किसी प्लैंक में घुसने के बाद अपनी स्पीड का 1/n पार्ट लूज कर देती है ना, बचती नहीं है, लूज कर देती है, उतना नुकसान हो जाता है ना, तो हमारा नंबर ऑफ प्लैंक कितना हो जाएगा, n²/2n-1। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, जहां n क्या है, डिनोमिनेटर है ना। मान लीजिए कोई बुलेट है, वो अपनी आधी स्पीड लूज कर देती, इसका क्या मतलब है, मान लो बुलेट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, वो एक प्लैंक को पार करते करते आधी स्पीड लूज कर दी, मतलब उसका कितना बचा, 5 मीटर पर सेकंड बचा, 5 मीटर पर सेकंड लूज हो गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहां 1/4 लिखा होता, 1/4 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड से बुलेट एक प्लैंक में घुसी, अगर वो 1/4 वेलोसिटी 1/4 स्पीड लूज कर दी, क्यों लूज करी है, फ्रिक्शन के वजह से, वो आपको समझ में आ रहा है। तो 1/4 स्पीड अगर वो लूज कर दी तो n का मान 4 है, मतलब आपको ये समझना है कि अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से ये बुलेट प्लैंक में घुस रही है तो उसका 1/4 ये लूज कर दे रही है। 1/4 कितना होता है बेटा, तो 10 का 1/4 होता है 2.5, है ना, 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 2.5 मिलके एक 10 बनते हैं ना, 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5 5 5 10, है ना। तो 2.5 मीटर पर सेकंड ये लूज कर रहा है, यानी बचा कितना होगा, 7.5। देखिए इसमें उल्टा भी खेल सकता है, क्या पता कल को ये बोल दे कि 3/4 बच गया, है ना। तो आपको ये पकड़ना है कि लूज कितना हुआ, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये नहीं कि आप कंफ्यूज वहां पे हो जाए कि सर आपने 3/4 बोला था, हमने तो डिनोमिनेटर पकड़ा, डिनोमिनेटर डाल के आंसर निकाला और आपका आंसर गलत आ गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, अगर वहां पे 3/4 बच गया है बोल रहा है, यानी 1/4 लूज हुआ है, तो आपको पकड़ना क्या है, आपको ये पकड़ना है कि लूज कितना हुआ है ना। तो मान लीजिए कि अगर स्पीड v है और अगर उसका 1/nth पार्ट लूज हो गया, तो सीधी सी बात है कि v/n लूज हो गया है, तो बचा कितना है, v-v/n बचा हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है बहुत अच्छे से, राइट। तो इस तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हो कि कितने प्लैंक में ये जाके पार नहीं कर पाएगा, मतलब कितने प्लैंक लगेंगे इसको पूरी तरीके से रोक देने के लिए, तो हम इससे नंबर ऑफ प्लैंक्स निकाल सकते हैं। अभी हो सकता है इस सवाल को अगर नीट 2025 के तर्ज पे देखा जाए तो आप देखेंगे बहुत सिंपल सवालों को भी बहुत लोगों ने बोला कि नीट 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ था, है ना। लेकिन मेरी बातें समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत सारे फंडामेंटल सवाल को भी लैंग्वेज में लंबा करके दिया था, है ना, क्योंकि वो बेसिकली आपके कॉम्पिटेंसी को टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं सवालों को, है ना। तो लैंग्वेज लंबा दे देगा, कहानी बना देगा कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में सवालों को सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते। कल को आपको ऐसा भी तो दे सकता है ना कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसमें n लेयर्स है, ऐसे दे सकता है ना कि आपके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसमें n लेयर्स है, एक लेयर पार करने पे इतना स्पीड लूज हो जाता है ना। और अगर बच जाता है बोला हुआ है तो आपको घटा के लूज निकाल लेना है। भाई v से आया था, इतना बचा है, तो उसमें से घटा देंगे, v में से घटा देंगे तो कितना नुकसान हुआ ये निकल के आ जाएगा। I think I am clear to all of you, right? So मेरा पॉइंट यह है कि कल को आपको प्रैक्टिकल बेस्ड सिचुएशन में करने के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड सिचुएशन में ट्रेन करने के लिए आपके माइंड को ऐसा सवाल दे देगा कि एक बंदा है, एक सोल्जर है, उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा, उसमें कई सारे लेयर्स हैं, है ना, कितने लेयर्स हैं ये आपको बताना है। तो एक लेयर पार करने में इतना स्पीड बुलेट का लूज हो जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में कितने लेयर रहे होंगे कि उस इंसान की जान न जाए। तो इसका मतलब सिंपल क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि बुलेट जो है हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट को पार न कर पाए, तो मतलब बेसिकली आपको नंबर ऑफ लेयर्स बताने हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स कितने सफिशिएंट होंगे बुलेट को पूरी तरीके से रोक देने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है यार? तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत फंडामेंटल चीज है, राइट। अब आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल आ सकता है, लॉन्ग फॉर्म में इस तरह से लैंग्वेज बना के दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीधा इतना सा n²/2n-1 करना है, ठीक है। जहां n क्या है, कितनावा पार्ट लूज हो गया, मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, हो सकता है कभी ऐसा हो कि कितना बचा हुआ है तो माइनस करके लूज निकालना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ अ बुलेट लूजेस 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या कह रहा है कि अगर एक बंदूक की गोली अपने स्पीड का 1/20वां हिस्सा अगर एक प्लैंक से, एक पटरे से
पास करने में नुकसान कर देती है, लूज कर जाती है, मिस कर देती है, तो बताना है आपको कि कितने प्लैंक लगेंगे कि बुलेट को पूरी तरीके से रोका जा सके। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डिनोमिनेटर पकड़ना है ना। तो डिनोमिनेटर 20 दिख गया आपको, तो करना कुछ नहीं है, 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 20 माइनस 1, क्या आ गया बेटा आपको, 20 स्क्वायर हो गया 400, 40 माइनस 1 ये हो गया 39। तो अगर आप 400 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ 10.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे बड़े भोले होते हैं वो क्या सोचते हैं 10.3 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, कहते हैं 10.3 को राउंड ऑफ करने के बाद तो आंसर 10 आएगा, फट्टे से 10 मार देते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे वैल्यू ली है, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा सीधी सी बात है कि 10.3 प्लैंक चाहिए, इसका क्या मतलब है कि 10 प्लैंक तो चाहिए ही चाहिए, फिर एक प्लैंक का 0.3 पार्ट चाहिए। 0.3 का मतलब क्या है, 3/10वां, मतलब जो 10 प्लैंक तो पूरा पूरा वो बेद देगा, बेदने के बाद पेनिट्रेट करने के बाद उसको पार कर जाएगा, राइट। उसके बाद जो 11वां प्लैंक है उसका भी 0.3 यूज हो जाएगा, 0.7 बच जाएगा, है ना। तो अगर आपको जिंदा बचना है तो आपको 10 प्लैंक नहीं लेना है, 10 प्लैंक को तो पार कर ही जाएगा, 10 प्लैंक को पार कर पा रहा है तभी तो 11वें के 0.3 पार्ट में घुस पा रहा है, इसका मतलब 10 प्लैंक पार करने के बाद भी कुछ ना कुछ स्पीड रह ही जाती है। तो यहां पे आपको ये गलती नहीं करनी है कि यहां राउंड ऑफ करना, आपको ये समझना कि 10 से थोड़ा भी ज्यादा है तो 11 चाहिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए किसी तरह का त्योहार है या किसी भी तरह की पार्टी हम दे रहे हैं और 250 गेस्ट आने वाले हैं, तो हम एग्जैक्ट 250 गेस्ट की खाना बनाएंगे या 251 गेस्ट का खाना बनाएंगे। अगर 250.5 भी है तो 251 आदमी का खाना बनाएंगे हम, कभी भी 249 या 250 का तो नहीं बनाएंगे, है ना। अगर हमें पता है 250 लोग हैं और एक बच्चा भी साथ में आ रहा है तो हम 251 आदमी का खाना बनाएंगे, भाई आधा, मतलब बच्चा तो कम ही खाएगा, एक एडल्ट के मुकाबले आधा खाना खाएगा, राइट। तो हम ये मानेंगे कि भाई कुछ बच जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरीके से 10 को जैसे ही पार किया तो आपको समझना है भाई 11 हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी इज द रॉन्ग आंसर, बी गलत है इसका, 11 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से याद रखिएगा, नोट करिएगा इसको, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो ये है कि वैसे तो मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी करवाता हूँ, जो विश्वास बैच में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग इसका पूरा डेरिवेशन कराते हैं और इसके कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के कई सारे एंट्री केसेस भी देखते हैं, राइट। लेकिन अभी हम लोगों को सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि सवाल देखते ही कैसे आंसर मारना है। तो उसमें यह है कि बोट टेक्स T1 टाइम टू कवर अ डिस्टेंस D अपस्ट्रीम and takes T2 time to cover the distance downstream, then time taken by to cover distance D in still water is। देखो बेटा ऐसा है ना, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हालांकि मुझे पता आप लोग को आता होगा ये चीज, लेकिन फिर भी सुन लो, है ना। मान लो ये एक नदी है, नदी की स्पीड इधर की तरफ है v, तो जिधर नदी बह रही है उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, है ना। स्ट्रीम मतलब होता है बहाव और डाउन का मतलब नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ से जब नदी निकलती है तो नीचे की तरफ ही बहती है, ऊपर की तरफ तो ऑटोमेटिक नहीं बहेगी क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, राइट। अपने आप आ रही है तो हाई से लो ही आएगी, राइट। लो से हाई ले जाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर रिवर जिस डायरेक्शन में बह रही है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और रिवर के डायरेक्शन के अगर हम ऑपोजिट चलें, रिवर के बहाव के हम साथ साथ चले तो उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और रिवर के बहाव के अगर हम ऑपोजिट चले बेटा तो उसको अपस्ट्रीम कहते हैं। समझ में आ गया। तो अपस्ट्रीम क्या हुआ, चलिए हम इसे किसी और कलर से दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा दे रहा हूं मैं। अगर आप ऐसे चल रहे हो, रिवर के बहाव के विपरीत दिशा में चल रहे हो तो आप अप जा रहे हो, और रिवर के बहाव में आप चल रहे हो तो आप डाउन जा रहे हो, है ना। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के बहाव के साथ, अपस्ट्रीम मतलब रिवर के बहाव के विपरीत दिशा में। अब ध्यान से समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर डाउनस्ट्रीम जाने में कुछ टाइम लग रहा है ना, डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है T1 मान लिया, अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है T2 मान लिया, है ना भाई। मान लो कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, है ना, दो पोल गाड़ देते हैं, इसके किनारे पे दो पोल गाड़ देते हैं, है ना भाई। एक ये पोल एक ये पोल, इसका नाम A पॉइंट रख दो, इसका नाम B पॉइंट रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है यार। तो A से B तक जाने में ये डाउनस्ट्रीम पहले गए, उसमें कुछ T1 टाइम लग गया होगा, समझ में आ रहा है या नहीं। और B से A तक आने में कुछ T2 टाइम लग गया होगा, उसको अपस्ट्रीम कह रहे हैं। तो अगर हमें T1 और T2 पता है ना,
तो अगर पानी रुका हुआ होता, वाटर स्टिल होता, स्टिल मतलब स्टील नहीं बोल रहा हूँ, स्टिल STILL, स्टिल मतलब रुका हुआ, तो पानी अगर रुका हुआ होता तो जाने में या आने में कितना टाइम लगता, d डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता। मान लो यही डिस्टेंस d है ना, ये स्मॉल d डिस्टेंस है, तो जाने में t1 टाइम है, आने में t2 टाइम है, रिवर के बहते हुए में, राइट। तो अगर रिवर रुका हुआ होता तो सिर्फ जाने या सिर्फ आने का जो टाइम होता वो इस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है, 2 इंटू T1 इंटू T2 बाई T1 प्लस T2, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल आपके सामने, एक मोटर बोट है जो कवर करता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स इन द रिवर, T1 इज 8 आवर्स एंड T2 इज 12 आवर्स, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें मान लो यहाँ पे तो लिख रखा है कौन सा डाउन है कौन सा अप है, लेकिन खुद का भी कॉमन सेंस होना चाहिए। रिवर के बहाव के साथ अगर तुम चल रहे हो तो एक तो तुम्हारी अपनी मोटर की स्पीड है, प्लस रिवर भी तुमको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लगेगी। और रिवर के बहाव के अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो तो एक तो तुम इधर आ रहे हो और रिवर तुमको अपोज कर रहा है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला टाइम है वो अपस्ट्रीम का होगा और जो छोटा वाला टाइम है वो डाउनस्ट्रीम का होगा। हालांकि इसमें लिख दिया डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले आया है क्रमशः होता है भी रेस्पेक्टिवली का इंग्लिश हिंदी, मतलब जो पहले वाला है वो डाउन का है, जो ऊपर वाला जो बाद वाला है वो अप का है। ये कॉमन सेंस भी है, जो ज्यादा टाइम है वो अप का होगा, जो कम टाइम है वो डाउन का होगा, है ना। खैर, हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। अब रुके हुए पानी में जाने या आने में कितना समय लगता, तो अब तो रिवर ना सपोर्ट कर रहा ना अपोज कर रहा, क्योंकि रुका हुआ पानी है, तो उस केस में आंसर कैसे निकालते, कुछ नहीं करना है उसमें। टाइम टी निकालने का तरीका 2 इंटू T1 इंटू T2, कितना आसान है, देखिए 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 8 96, है ना, ये आ गया 96, और भाई इंटू 2 भी आएगा, 2 इंटू 96 आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये कट के हो गया 10, तो ये आ गया 9.6 आवर। अब गलती से बेटा 9.6 आवर को 96 मिनट मत समझ लेना यार, जानबूझ के कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है मैंने, 96 मिनट्स मत समझ लेना, 9.6 आवर्स में 9 तो आवर है, तो 9 आवर के हिसाब से कितना हो गया, एक घंटा में अगर 60 मिनट होता है तो 9 घंटे में कितना मिनट हो गया, 540, तो 540 मिनट तो ऐसे ही हो गया, तो 96 मिनट तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, 96 मिनट तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि स्पीड सारे किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो ये आवर में ही निकल के आया। अभी 9 आवर को अलग से बदल लिया आप मिनट में, और 0.6 आवर को अलग से मिनट में बदल लिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर जोड़ के बताना आंसर, है ना। खैर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है 9.6 आवर, तो ये होगा आंसर, 96 मिनट मत लिख देना सीधे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है ना, ये भी एक अच्छे कैटेगरी का सवाल माना जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, देखो पहले तो ये समझ लो कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सवाल हमें करने आए लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आता रहेगा बेटा, बेसिक्स आता रहेगा, तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हो, है ना, चाहे आपको ट्रिक पता हो या नहीं पता हो, लेकिन हाँ अगर कुछ आ जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं है, उसका कुछ फायदा ही है। ट्रिक अगर आपको आ जाता है तो ये हो जाता है कि सवाल को थोड़ा आप जल्दी अटैक कर पाते हो अगर देखा हुआ हो तो, राइट। और कभी कभी ऐसे भी ट्रिक्स बताऊंगा मैं, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ इन क्लासेस में तो स्पेशली ऐसे ऐसे ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें जो टफ वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से हैंडल हो जाते हैं, राइट। तो ट्रिक बेसिकली इसमें कुछ ना आबरा गडाबरा जैसा नहीं है, आप मेरी बात को समझिएगा, ट्रिक में कुछ भी आबरा गडाबरा नहीं, ऐसा कहीं नहीं कुछ जादू मैंने कर दिया, जादू जैसा कुछ नहीं होता फिजिक्स में, है ना। बस ये होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अगर हम लोग स्क्रैच से देखें, जैसे अभी तो काइनेमेटिक्स चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स के मैं बनाऊंगा तो आप देखिएगा कि जो बहुत टफ टफ प्रॉब्लम्स अगर उनको भी बेसिक से हम लोग अप्रोच करें और उसके पीछे की हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो वो सवाल भी बहुत आसान लगने लग जाता है ना। बेसिकली ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है, खेल असली है अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग शार्प है कॉन्सेप्ट को लेके तो आप और बच्चों से ज्यादा तेज सोच पाते हो, बस आपको उस तरीके से सोचने का तरीका कोई सिखाने वाला होना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से हम सारी चीजें देखेंगे, आगे के आने वाले क्लासेस और इंटरेस्टिंग होंगी बेटा, क्योंकि उसमें और कॉन्सेप्चुअल चीजें हम सीखेंगे, राइट। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि मान लीजिए यू वेलोसिटी से किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पाथ होगा वह पैराबोलिक होगा, है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सीधी सी बात है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो v²/r होता है ना, मोशन इन प्लेन में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले तो v² बाई AC होगा, राइट। अब सिंपल सी बात है, AC मतलब क्या,
एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला, तो वहां पे जो लोकल सर्कल बन रहा होगा, लोकल वहां पे जो टेंजेंट बन रहा होगा, वहां पे जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि अगर हम टेंजेंट को आइडेंटिफाई कर ले किसी पॉइंट पे, तो उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस के लॉन्ग सेंटर मिल जाएगा। रेडियस पे ही तो सेंटर होता है थोड़ी दूर जाने पे, राइट? तो रेडियस के लॉन्ग ही तो सेंटर होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां की बात करें, देखिएगा बात को समझिएगा, तो यहां पे इस तरीके का एक कर्व दिख रहा है, चलो मैं कलर ले लेता हूं दूसरा, है ना? यहां पे इस तरह का एक कर्व मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा इस तरह का कर्व। अब आप देखिए, ये हमारा कर्व है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये रेडियस है। तो अगर हम यहां पे एक छोटा सा सर्कल बनाए तो उसका सेंटर कहीं यहीं तो लाई कर रहा होता। तो अगर सेंटर यहां पे लाई कर रहा होता तो सीधी सी बात है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो यही तो है, और इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ वो और कुछ नहीं है, ये जी है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कोई भी चीज जब इस तरीके से चल रही हो और छोटे से पार्ट को अगर हम सर्कल की तरफ बिहेव करता हुआ माने, तो वो एक सर्कल का पार्ट है जिसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी है, जिसको हम AC भी कह सकते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पे स्पीड रहेगा वो हमारा, जो कि आपको पता होगा, अगर ये है u तो ये रहेगा u cos थीटा, है ना? तो ये हमारी स्पीड कहला गया। तो ये v² करने पे आपका इस पॉइंट का रेडियस निकल के आ जाए, मतलब इस पॉइंट पे जो लोकल सर्कल बन रहा होगा उस सर्कल का रेडियस बन के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब कोई बोलता है सर जी अगर हमने यहां देख लिया तो, बोला कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन का अब ये वाला कंपोनेंट देखना, क्योंकि ये टेंजेंट ऐसा आ रहा होगा। अगर कोई यहां देख लिया तो अब एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट देखना, राइट? अब इसी बेसिस पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर लिया ये, ठीक है? इसका डिटेल डेरिवेशन भी हम लोग देखते हैं जो हमारा डिटेल लेक्चर होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें बहुत शॉर्ट कर देता है हमारे सवाल को, राइट? मतलब देखते ही आप आंसर बता सकते हो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। रेडियस का जो फॉर्मूला वो क्या है, u² cos। अब पहले सवाल को समझ लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब मोशन का डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? भाई मैं अगर बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में मेरा मोशन है, इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है कि नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बोले या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर किसी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है किसी पॉइंट पे, जहां पे जिस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी है उसका अगर हमें डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन बताने के तरीके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देगा या एंगल देगा, यहाँ एंगल की बात हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन पता हो या वेलोसिटी पता हो और उसका एंगल दिया हो, अल्फा, अल्फा एंगल दिया हुआ हो। अच्छा, ये अल्फा कहां से दिया हुआ होगा? हॉरिजॉन्टल से दिया होगा, राइट? तो इसका जो फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो होता है u² cos² थीटा बाई g cos क्यूब अल्फा। देखिए u² cos² थीटा, तो ये तो यहीं से आप समझ लीजिएगा u cos थीटा, है ना? है ना? हालांकि इसके पीछे और लंबी कहानी है, लेकिन कोई बात नहीं। u² cos² थीटा तो आप यहीं से समझ लीजिएगा। और g cos क्यूब अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है हॉरिजॉन्टल का, अल्फा जो है एंगल है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना हो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अल्फा हमारा एंगल है किसका? वेलोसिटी का। कहां पे? जहां पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला u² cos² थीटा बाई g cos क्यूब अल्फा। अब यहां पे आपको बस वैल्यू रखना है, u क्या है? जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया हो, ठीक है? तो यहां पे अपना u क्या था? जिस वेलोसिटी से अपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है? थीटा क्या है? जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, इनिशियल एंगल, है ना? हॉरिजॉन्टल से जो एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया हो, राइट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लिख लीजिएगा। अल्फा क्या है? अल्फा उस पॉइंट पे वेलोसिटी का एंगल है हॉरिजॉन्टल से जिस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है, ठीक है? तो वो एंगल अल्फा है, ठीक है? और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एक सवाल कराऊंगा तो उससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्या कह रहा है? हाँ, a particle is thrown with initial velocity u equal to 10 meter per second from ground making an angle theta equal to 60 degree with horizontal। यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। ज्यादा से ज्यादा कोई फंसाने के लिए हमें क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमें फंसाने के लिए ये करेगा कि वो बोल देगा कि भैया यहाँ हॉरिजेंटल नहीं, धीरे से यहाँ वर्टिकल घुसा देगा, तुम यहाँ पे मार के आओगे फॉर्मूला, फट्टे से आंसर गलत, है ना? तो ये याद रखना है कि भैया ये जो बोल रहे हैं माट साहब वो किसके लिए ट्रू है?
ये इसके लिए ट्रू है जब हॉरिजेंटल से एंगल बताया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर वर्टिकल से बता दिया सर तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है भैया। वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजेंटल मतलब ये। अब अगर हॉरिजेंटल से एंगल बताया आपको वर्टिकल से जानना है तो आप 90 में से माइनस कर लीजिएगा हॉरिजेंटल वाला एंगल, है ना। मान लीजिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये है, ये आपको पता है, आपको ये जानना है, तो क्या करिएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये एंगल घटा दीजिए, फट से ये निकल के आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा। Find the radius of curvature of parabolic path when velocity vector makes alpha equal to 45 डिग्री। यहाँ पे भी क्लैरिटी दी गई है, यहाँ पे भी क्लैरिटी दी गई है। तो कहां से बनाया गया है भाई, हॉरिजेंटल से बनाया गया है। कहां से बनाया गया है, हॉरिजेंटल से बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पे तुम वेलोसिटी बता रहे हो उसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहे होगे। तो उस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम पूछ रहे हो, तो वो जो एंगल बताए हो वेलोसिटी का, वो कहां से बता रहे हो, हॉरिजेंटल से बता रहे हो या वर्टिकल से बता रहे हो, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह हॉरिजेंटल के साथ बताया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, गेम बहुत इजी है, अब तो कुछ भी नहीं रह रहा आगे, है ना। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि हमारा जगह बन जाए, है ना। जस्ट सेकेंड बच्चों, जस्ट सेकेंड, है ना, थोड़ा सा जगह बना। चलिए अब यहां देखते हैं, बहुत बहुत आसानी से होगा सवाल को, बस ध्यान से सुनिएगा आप। फॉर्मूला क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यस और नो, डिवाइडेड बाय जी। जी इज 10, मतलब 9.8 होता है वैसे, है ना, 9.8 होता है। उसको अप्रोक्सीमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ना, 9.799 होता है, उसको 8 मान लेते हैं अपन। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन की ईज के लिए अपन 10 मान सकते हैं। आसपास तो आंसर आ ही जाता, फिर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि क्या होगा हमारा आंसर, राइट। तो 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब क्या हमारा कह रहा है, कॉस क्यूब अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या है, अल्फा 45 है भाई। बेटा यहाँ पे मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे फोकस जाए। ये दोनों एंगल हॉरिजेंटल से दे रखे। ऐसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली जब हमने पढ़ाई शुरुआत की थी, जब हमने पहली बार प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था, तो आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, पहले उसने हॉरिजेंटल से ही पढ़ाया होगा, बाद में कहा होगा कि बेटा वर्टिकल से भी बन सकता है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। तो खैर आपने जहां भी पढ़ा होगा, जनरली तो एंगल हॉरिजेंटल से ही दी जाती है। अगर 100 सवाल आते प्रोजेक्टाइल में, तो उसमें से 60 से 70% सवाल में, 80% सवाल में तो अपना एंगल जो दिया रहता है वेलोसिटी का, वो हॉरिजेंटल से ही दिया रहता है। तो आपको ना समझ के चलना है कि जो भी दे रखा है वो हॉरिजेंटल से ही दे रखा है। और जहां वर्टिकल की बात आएगी, जबकि जब देखी जाएगी 90 में से माइनस करके हॉरिजेंटल वाला निकाल लेंगे, फिर बताएंगे आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ पे करना कुछ नहीं बेटा, 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 अपॉन 10, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कॉस क्यूब अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या है बेटा, कॉस 45 डिग्री। अब इसका क्यूब है, देखिए याद रखिएगा, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर एक स्क्वायर है नीचे क्यूब है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 से एक 10 तो साफ कर दो, तो ये 10 हो गया। कॉस 60 क्या होता है बेटा, कॉस 60 क्या होता है, साइन 30 के बराबर 1/2, तो ये बन गया 1/4, है ना बेटा। और 1/2 का स्क्वायर हो गया तो 1/4। और कॉस क्यूब अल्फा क्या हो गया, तो कॉस अल्फा, कॉस 45 क्या होता है, तो कॉस 45 होता है 1/√2, और उसका क्यूब है तो 2 का तो 1/2 हो जाएगा और एक √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना भाई। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते तो यह आ जाएगा 10/4 इंटू 2√2, है ना भाई। तो ये कट गया, तो यहां से क्या आ गया हमारा रिजल्ट 2, है ना। अब √2 को 2 से काटेंगे तो √2 आ जाएगा, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 2 को 5 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कट गया तो यह आ जाएगा 5√2, राइट। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो आंसर आएगा वो ए आएगा, 5√2 मीटर जो होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि मान लीजिए कि नीट में कोई एक ऐसा सवाल आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जिसमें जैसे अभी नीट 2025 में एक सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन आ गया था, है ना। अब उसमें मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व था, हम वो भी लेंगे बिलीव करिए बच्चों, मैं उसको भी कवर करूंगा। और आपने कई सारे सॉल्यूशंस देखे होंगे यूट्यूब पे उसके, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, राइट। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसका भी जनरलाइजेशन मैं बताऊंगा। तो कभी अगर इस तरीके का सवाल आपको दिखने को मिल जाए, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइप का मिल जाए कि भाई इसमें तो काफी कठिन सवाल था, है ना,
तो आप इस चीज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब ये प्रोजेक्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आगे चल के हम लोग बहुत सारी चीजों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सीखेंगे, तो फॉर्मूला यही जनरल रहेगा अपना, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस क्यों आ रही है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आप जो बेसिक फंडामेंटल है, फंडामेंटल आइडिया रखिएगा कि इसी तरीके से कुछ फॉर्मूला चलता है, और फिर मैं वेरिएशंस क्या आ रही हैं और क्यों आ रही हैं ये भी मैं समझाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कनेक्ट कर जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी आए तो देखते ही धड़ से आंसर कैसे मारना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं यहीं पे एक बात कर लेता हूं, अभी जैसे ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला सवाल देखे, राइट। अब आपने कुछ बुक्स में ऐसे भी सवाल पढ़े होंगे कि एक बच्ची है ना, वो एक एस्केलेटर पे चढ़ रही है, एस्केलेटर देखा आपने, जिसमें एक सीढ़ी होती है और वो मूवेबल सीढ़ी होती है ना, रेलवे स्टेशन में या शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा। तो वो बच्ची जो है एक एस्केलेटर पे चढ़ रही है, एस्केलेटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो एस्केलेटर की कुछ स्पीड होगी, फिक्स स्पीड होगी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड से एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसमें दिया हुआ था बच्ची जो है एस्केलेटर तो ऊपर की तरफ चढ़ ही रहा है, उस पर बच्ची भी चल रही है, बच्ची रुकी भी नहीं एस्केलेटर पे, बच्ची भी चल रही है। तो जब बच्ची नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको कुछ t1 टाइम लगता है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा दौड़ रही है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और वो दौड़ नीचे रही है उस पे, है ना। बच्चे कई बार खेल खेल में ऐसा होता है, आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में कि बच्चे खेल खेल में एस्केलेटर ऊपर चल रहा होता है और उस पे, हालांकि ये प्रोहिबिटेड है, आपको करना नहीं है, लेकिन बच्चे खेल खेल में अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ दौड़ने लगता है, ऑब्वियस सी बात है एस्केलेटर जिस स्पीड से ऊपर आ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आना पड़ेगा, तभी वो उनकी नेट मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, नेट वेलोसिटी नीचे की तरफ है और वो नीचे आ पाएंगे, वरना वो कभी नीचे आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में तो हम एस्केलेटर के ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो जहां हमें एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, हम भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जो भी टाइम हमें जो भी टाइम हमें एस्केलेटर पे रुके रहने पे लगता नीचे से ऊपर जाने में, क्योंकि एस्केलेटर तो चल ही रहा है, उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि एस्केलेटर भी चल रहा है और हम भी एस्केलेटर के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, तो स्पीड तो डबल हो गई, मतलब ज्यादा हो गई, डबल नहीं सॉरी, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो डबल हो गई, मतलब जो हमारा नेट स्पीड है ऊपर की तरफ जाने का वो ज्यादा हो गई, तो जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो भाई हम नीचे आना चाह रहे हैं लेकिन एस्केलेटर बार बार ऊपर फेंक दे रहा है, तो अब इस केस में जो नेट वेलोसिटी होगी, अगर हम मान रहे हैं कि हम बहुत तेजी से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केलेटर जिस स्पीड से ऊपर नहीं चल रहा उससे ज्यादा स्पीड से हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नीचे आ पाएंगे, बट आ तो जाएंगे थोड़ी देर में नीचे, राइट। और उसमें टाइम काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक केस में हमें एस्केलेटर सपोर्ट कर रहा था, दूसरे केस में हमें एस्केलेटर अपोज कर रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, एक केस में एस्केलेटर हमें सपोर्ट कर रहा था क्योंकि हम भी ऊपर जा रहे थे, एस्केलेटर तो पहले से ऊपर जा रहा था, अगर हम रुके भी होते एस्केलेटर पे तो भी हम ऊपर पहुंच जाते, है ना। लेकिन हमने भी ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी तो एस्केलेटर और जल्दी पहुंचा देगा, तो एक केस में एस्केलेटर हमें सपोर्ट कर रहा था, दूसरे केस में एस्केलेटर हमें अपोज कर रहा है, दोनों का टाइम t1 और t2 दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, जो अपोज वाला है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और जो सपोर्ट वाला है उसमें टाइम कम लगेगा। आपको नहीं लग रहा है ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जैसा है? फर्क क्या है, एक जगह हमें रिवर सपोर्ट कर रही है, रिवर हमें आगे फेंक रही है और हम तो खुद आगे की तरफ तैर ही रहे हैं, और एक बार रिवर हमें अपोज कर रही है और हम तो पीछे की तरफ तैर ही रहे हैं, और यहाँ पे रिवर की जगह बस एस्केलेटर है। अब आप बिलीव नहीं करिएगा उसमें क्या सवाल में था, है ना, बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा वो सवाल। उस सवाल में ये होता है कि बच्ची ऊपर चढ़ने का टाइम ये है चलते हुए एस्केलेटर पे, और नीचे आने का टाइम ये है चलते हुए एस्केलेटर पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एस्केलेटर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि अपोज कर रहा है नीचे आते वक्त, राइट। सवाल ये था कि अगर एस्केलेटर खराब हो जाए, एस्केलेटर रुक जाए, तो ये किस तरीके का सिचुएशन हो गया? ये उसी तरह का सिचुएशन हो गया जब रिवर स्टिल हो जाए, है ना। आपको याद होगा इस सवाल में क्या हो रहा था, एक बार रिवर जो है वो नीचे से ऊपर भाग रहा था, दूसरी बार रिवर एक बार रिवर नीचे से मतलब नीचे की तरफ तो बह ही रहा है, एक बार हम रिवर के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और एक बार हम रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। रिवर की तो स्पीड फिक्स है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी, राइट। एक बार हम रिवर के साथ साथ बह रहे थे और एक बार रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम भाग रहे थे। तो हमसे क्या पूछा गया था, अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिवर को अगर रोक दे तो आपको चलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक उसी तरह का सिचुएशन यहाँ पे भी है बेटा, बस एस्केलेटर के साथ साथ एक बार जा रहे, एक बार उसको ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो अब हमसे पूछा है कि एस्केलेटर को अगर रोक दिया जाए,
समझिएगा ध्यान से। तो आपको टाइम कितना लगेगा? अगेन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सेम कॉन्सेप्ट सेम आंसर, t इज इक्वल टू 2 इंटू टी वन इंटू टी टू बाई टी वन प्लस टी टू। आप जाके आज ही वो एस्केलेटर वाला सवाल करिएगा, आपका आंसर खट से एक लाइन में आएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी एस्केलेटर कर देगा, कभी एलिवेटर कर देगा, कभी रिवर कर देगा, मेरे लिए तो सारे प्रॉब्लम सेम है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं तो सारे प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, अभी आने वाली वीडियोस और ज़्यादा हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे आंसर हम लोग छूटते के साथ कैसे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।